नमस्कार, मैं अमन शांडिल्य। एडी न्यूज इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के परिचर्चा में हम भारतीय कानून के अनुसार चलने वाले एक ऐसे बोर्ड के बारे में बात करेंगे कि जो अगर आपके ज़मीन पर दावा ठोक दे तो वो आपके ज़मीन को ले लेगा। अगर आपके घर पर वो दावा ठोक दे तो वो आपके घर को ले लेगा। अगर वो भारत के किसी भी भूभाग पर कहीं भी किसी जगह को अगर वो अपना संपत्ति घोषित कर दे तो वो उसे ले लेगा। उसके खिलाफ अपील आप निचली अदालत में या उच्च न्यायालय में या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ अपील करेंगे तो आपकी अपील को न्यायालय स्वीकार नहीं करेंगे और आपको वहाँ से निराश होकर के लौटना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे भारत के जो नीति निर्धारक रहे हैं कहीं ना कहीं उनसे ये गलती हुई है और वो गलती क्या है उस पर आज की हमारी परिचर्चा होगी। हमारा कोई उद्देश्य किसी खास समुदाय को या भारत के नीति निर्धारकों के प्रति किसी भी तरह की उनकी आलोचना करनी नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस कानून से समाज अगर प्रभावित हो रहा हो या जिस कानून में त्रुटियां हों तो उसे सुधारा जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी बातों को वो कौन सा कानून है, उस बोर्ड को वो कौन से अधिकार प्राप्त हो गए हैं कि जो किसी भी संपत्ति को हथिया सकता है, तो उसके बारे में जानना हर भारतीय का कर्तव्य है। हर भारतीयों को उसके बारे में जानना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। ऐसा नहीं कि ये अगर 15-20 मिनट का वीडियो है तो आप 1 मिनट देख करके छोड़ देंगे। ठीक है, हो सकता है कि इसके बारे में आपको जानकारी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ और भी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएं। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। हम बात कर रहे हैं हमारे देश में एक बोर्ड है जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। अब आप लोगों को याद आया होगा कि वक्फ बोर्ड क्या है, किसके लिए है। बहुत चर्चा इसके बारे में आप सुने होंगे, वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया। फिर भी मैं थोड़ा बहुत प्रयास डालूंगा। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। जिस तरह से अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की कांग्रेस के खिलाफ में, जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया, वो अपने चाल में कामयाब रहे। लेकिन ये 1947 से पहले अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया 47 से पहले किया। आज़ादी के समय भी अंग्रेज चाहते थे कि हमारे सोच विचार वाले नेता भारत की राजनीति में रहें। अंग्रेजों के साथ मधुर संबंध रखने वाले नेता भारत की शासन व्यवस्था में रहें, ताकि अंग्रेज आगे जो करना चाहते थे उसको करवा सकें। उन्हीं की सोच से प्रभावित हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो अपने को आधुनिक सोच का भारत में अपने को जनक मानते थे। उनके विचार से पश्चिम की जो आधुनिकता है उसे भारत को अपना लेना चाहिए। यहाँ के लोगों को पिछड़ा और असभ्य तक उन्होंने माना। उनका एक नरम रुख अल्पसंख्यकों के प्रति रहा है। हिंदुओं को ज़्यादा वो नहीं चाहते थे कि हिंदू बहुत ज़्यादा यहाँ पर मजबूत हों। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि एक बार नेहरू जी ने कहा था कि इस देश को खतरा यहाँ के अल्पसंख्यकों से नहीं, यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं से है। अगर ये हिंदू उग्र हो जाएंगे या ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे तो ये अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने लगेंगे। इसलिए इस देश के अल्पसंख्यकों को कानूनी तौर पर इतना मजबूत बना दिया जाए, यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू उन पर अत्याचार न करें और इस देश में उन्हें रहने के लिए सही ढंग से रहने में अपनी भूमिका निभाएं। ये नेहरू की सोच थी। भारत पाकिस्तान बंटवारा 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत को 2 हिस्सों में विभाजित होना पड़ा। जो भारत से कुछ मुसलमान, सभी नहीं गए, कुछ मुसलमान पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू भारत आए।
कुछ हिंदू वहाँ भी रह गए। समझौता ये हुआ था कि जिसको जाना है वो चले जाए, जिसको रहना है ये रहे। हालांकि देश का बंटवारा इस्लाम धर्म के नाम पर हुआ था। मुस्लिम लीग का कहना था कि दो धर्म के लोग, दो कौमें एक साथ नहीं रह सकती। इस आधार पर भारत का बंटवारा हुआ। अब जो मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, उसमें से कुछ मुसलमानों ने अपनी संपत्तियों को बेच करके यहाँ से वो गए, पाकिस्तान गए। और कुछ हिंदुओं ने, ऐसा बंटवारा इस तरह से हुआ, वो एक दर्दनाक हादसा थी कि किसी को मौका नहीं मिल पाया। भारत के साइड में कम हुआ, पाकिस्तान की तरफ हिंदुओं ने अपनी सारी संपत्ति, अपने बर्तन, सब कुछ जैसे था, ठीक है, सोने की चारपाई से लेकर के खाना बनाने के बर्तन, चूखा, चूल्हा, चौकी, जो कुछ भी था वो सब वैसे ही छोड़ करके और वहाँ से पलायन करके हिंदुस्तान आ गए, यहाँ के शरणार्थी कैंपों में रहने लगे। जबकि यहाँ के कुछ मुसलमान संपत्ति बेच करके गए थे और कुछ ने डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ के हिंदू उन पर अत्याचार करें, इस भय और डर से यहाँ के भी मुसलमान पाकिस्तान चले गए और यहाँ उनकी संपत्तियाँ रह गई। अब यहाँ पर दो तरह की संपत्तियों पर हम लोग बात करेंगे। एक संपत्ति जो कि मुसलमान छोड़ करके यहाँ और पाकिस्तान चले गए, और दूसरी संपत्ति जिसको हम शत्रु संपत्ति कहते हैं। तो पहली बात ये कि शत्रु संपत्ति क्या है उसको समझिए। शत्रु संपत्ति उसको कहा गया कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो मुसलमान भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान या भारत चीन युद्ध के दौरान जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए या जो लोग चीन गए, उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा गया। और इस संपत्ति पर सरकार का पूर्ण अधिकार है, ये पूरी तरह से सरकार के कब्जे में है। याद रखिएगा, शत्रु संपत्ति ये है, इनेमी प्रॉपर्टी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ से मुसलमान आज़ादी के समय, बंटवारा के समय पाकिस्तान चले गए, या जो पाकिस्तान से हिंदू सिख भारत आए, उनकी संपत्तियाँ क्या हुई। तो इसके लिए 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, और नेहरू लियाकत समझौता के अंतर्गत ये बात हुई थी कि उन संपत्तियों को बेच करके, जिनकी संपत्तियां हैं, वो संपत्ति अपनी वहाँ पर बेचेंगे, भारत में मुस्लिम या वहाँ पाकिस्तान में हिंदू, अथवा जो नहीं बेच पाएंगे तो जितनी संपत्ति वो पाकिस्तान में छोड़ देंगे, उतनी संपत्ति यहाँ जो मुस्लिम छोड़ करके गए हैं उनके हिस्से की संपत्ति को वहाँ के आए हुए हिंदुओं, सिखों को दे दिया जाएगा। ये दो तरह का समझौता हुआ, लेकिन ये समझौता सिर्फ कागजी समझौता रहा। पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों के संपत्ति पर या तो वहाँ के स्थानीय निवासियों ने कब्जा कर लिया या सरकार ने कब्जा कर लिया, ये पाकिस्तान में हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ कि हिंदुस्तान में नेहरू ने कहा कि जो मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान गए हैं, उनकी संपत्तियों पर नियंत्रण किसी भी हिंदू का नहीं होगा और किसी सरकार का भी नहीं होगा। बहुत गुस्से में थे नेहरू जी, और उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने संपत्ति पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, लेकिन नेहरू ने कहा कि नहीं, वो मुसलमान जो हिंदुस्तान छोड़ करके चले गए हैं, पाकिस्तान चले गए हैं, उनकी संपत्ति पर नियंत्रण न हिंदुओं का होगा, न पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं, सिखों को मिलेगा, और न ही सरकार का उस पर नियंत्रण होगा। तो भाई किसके पास वो संपत्ति जाएगी? नेहरू जी ने कहा कि वो मुसलमानों की संपत्ति है, इसलिए वो मुसलमानों के पास रहना चाहिए। अब मुसलमानों को दें तो कैसे दें? तो नेहरू जी ने कहा कि 1954 में, 1954 में वो एक वक्फ बोर्ड अधिनियम लेकर के आए 1954 में, और 1955 में इसको लागू किया गया। यहीं से भारत में इस्लामीकरण की शुरुआत होती है। मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में आपको लास्ट तक पता चलेगा। ये वक्फ बोर्ड
कौन सा गंदा खेल खेल रहा है हिंदुस्तान में, और यहाँ की सरकारें मूक बैठी हुई हैं, मूक दर्शक बनी हुई हैं। इसलिए इस वीडियो को देखना, जानना, समझना बहुत जरूरी है। आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो या कहीं रहते हो, आप हिंदू हो या किसी भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन आपको विचार करना होगा कि क्या ये वक्फ बोर्ड का जो कानून 1954 में नेहरू जी ने अधिनियम लाया था और वो आज तक चलते आ रहा है, बीच में 2 संशोधन और भी हुए हैं, उन 2 संशोधनों में वक्फ बोर्ड को क्या अधिकार दिया गया है, उस पर हम बात करेंगे। दुनिया में किसी भी देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है, ये सिर्फ भारत में है। ठीक है। अब 1954 में नेहरू ने वक्फ बोर्ड अधिनियम लाया, 1955 में लागू किया और 1964 में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया बकायदा। 54 में अधिनियम लाया गया था, लेकिन 64 में पूरा अमली जामा पहनाया गया और एक नई संस्था उभर करके भारत के सामने आई, जिसको भारतीय वक्फ बोर्ड कहा गया। ठीक है। अब ये भारतीय वक्फ बोर्ड का कार्य क्या है, ये वक्फ शब्द का मतलब क्या है? तो शुरुआती दौर में वक्फ बोर्ड की जो स्थापना की गई थी, वक्फ का मतलब होता है कि धर्मार्थ कार्यों हेतु, धर्म के लिए, जैसे कि हम लोग भी मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान देते हैं, या दान में जैसे आप सुने होंगे कि पुराने ज़माने में पहले लोग भगवान के नाम पर ज़मीन दान दे देते थे, घर दान दे देते थे ठाकुर जी के नाम पर। इसके बाद सोना चांदी आज भी मंदिरों में चढ़ाया जाता है। तो उसी तरह से मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। ऐसे इस्लाम कहता है कि कोई भी मुसलमान जो कमा रहा है, संपत्ति अर्जित कर रहा है, वो अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत, छोटा सा प्रतिशत है, 5% से लेकर 10% के बीच में, उसको उतना जकात के रूप में दान देना होगा। वो दान उसकी कमाई हुई चल संपत्ति भी हो सकती है, वो दान कोई बिल्डिंग, कोई भवन भी हो सकता है, वो दान अचल संपत्ति, खेत खलिहान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें, इस वक्फ बोर्ड में सदस्यों के बारे में आगे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इसकी देख रेख के लिए, इसको चलाने के लिए जो बोर्ड का गठन किया गया है, उस पर भी हम लोग बातचीत आगे करेंगे कि ये बोर्ड कैसे काम करता है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, और लोकल जगहों में ये बोर्ड किस तरह से काम करता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड एक्ट 1995। 64 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, अधिकार उसको दिए गए। किस लिए वक्फ बोर्ड की गठन हुआ उसके बारे में मैंने बता दिया है कि धार्मिक कार्यों हेतु, ताकि मुसलमान, याद रखिएगा अल्पसंख्यक शब्द तो जोड़ा गया है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों का ही अधिकार है। ठीक है। कभी कभार कोई अल्पसंख्यक उसमें जुड़ जाता है, संपूर्ण रूप से उस पर मुसलमानों का कब्जा है पूरे बोर्ड पर। 1995 में जब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, तो वक्फ बोर्ड जिस आपको वक्फ बोर्ड का जो सेक्शन आर है, सेक्शन आर कहता है वक्फ बोर्ड का कि कोई भी संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पवित्र, धार्मिक या परोपकारी मान लिया जाए तो वह वक्फ की संपत्ति होगी। आप समझिए, ये परिभाषा है कि कोई भी संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक, भारतीय कानून नहीं, मुस्लिम कानून के मुताबिक पवित्र, धार्मिक या परोपकारी मान लिया जाए तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है
यह वक्फ वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। सर्वेयर तय करता है कि कौन सी जमीन वक्फ की है और कौन सी नहीं है, ठीक है। और इस निर्धारण के 3 नियम है, इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये 3 नियम है कैसे निर्धारित करना है। पहला, अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी तो उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति मान लिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था लंबे समय से इस जमीन इस्तेमाल कर रही हो, लंबे समय से जमीन इस्तेमाल कर रही हो। और तीसरा, या सर्वे में जमीन को वक्फ की जमीन साबित कर दिया गया हो, सर्वे में। अब वक्फ बोर्ड में एक सर्वेयर होता है, एक वक्फ बोर्ड हुआ। सर्वेयर ने क्या किया कि वक्फ बोर्ड किसी जमीन को घेराबंदी कर दिया, कह दिया कि ये जमीन मेरा है। अब जमीन मेरा है तो अगर मान लीजिए कि वो जमीन उसका ना होकर के किसी और का है, उस पर किसी और का घर है, किसी की खेती हो रही है, या कुछ भी है, विद्यालय है, कॉलेज है, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, अगर वक्फ बोर्ड कह देगा कि ये जमीन हमारी है, तो जिस अपना मालिकाना हक जता रहा है, अगर उसका विरोध करेगा तो वक्फ बोर्ड के पास एक सर्वेयर होता है, उस सर्वेयर को वक्फ बोर्ड भेजेगा सर्वे करने के लिए। अगर सर्वेयर ने कह दिया कि नहीं ये जमीन वक्फ बोर्ड का ही है, तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की मान ली जाएगी। रह गई बात कि उस पर जिसका पहले से मालिकाना कब्जा है वो क्या करेगा, तो वक्फ बोर्ड का कानून कहता है कि आपको अपनी दस्तावेज के साथ वक्फ बोर्ड जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने सेक्शन 3R और ये जो 1995 का आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में सेक्शन R है, ये 95 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय नरसिंह राव की सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों को बढ़ाया और वक्फ बोर्ड को सशक्त किया। इसके बाद 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इस वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दे दिए, असीमित शक्ति दे दिए, जिसका कोई सीमा नहीं है। अब अगर आप जाते हैं वक्फ बोर्ड के पास कि भाई ये तो मेरा संपत्ति है, बोर्ड में आप अपील करेंगे, बोर्ड कहता है कि नहीं, वो डिसीजन देता है, क्योंकि उसमें सारे मुस्लिम हैं वक्फ बोर्ड में, वो डिसीजन देता है कि नहीं ये संपत्ति आपकी नहीं है। अगर आपकी संपत्ति है तो आप कागजात दिखाइए। कोई जरूरी है कि हमारे पास कागज अवेलेबल हो? बहुत सारा ऐसा जमीन है, खानदानी जमीन है, जो कई पुश्तों से चला आ रहा है और लोगों के पास अपना कागज नहीं है। जोत कोड के आधार पर इतने सालों से 50-100 सालों से कब्जा है, इसलिए उसको मालिकाना हक मिल जाता है सरकार के द्वारा। अब अपनी कागज को लेकर के आप वक्फ बोर्ड जाएंगे। वक्फ बोर्ड अगर संतुष्ट नहीं हुआ है आपके कागज से, तो इसका मतलब कि जमीन आपकी फिर नहीं है। अब रह गई बात कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप अपील कहाँ करेंगे, तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपील करने के लिए आप हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। कहीं कोई भी भारत की अदालत, न्याय व्यवस्था इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करेगी। पुलिस प्रशासन इस मामले में आपका कोई सहयोग नहीं करेगा। वक्फ बोर्ड आदेश देगा कि जमीन को कब्जा करना है, पुलिस वक्फ बोर्ड के आदेश पर जाएगी और कब्जा कराएगी। तो आप जाएंगे कहां? तो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जिसको हम वक्फ ट्रिब्यूनल कहते हैं। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड से गुहार लगानी होगी। लेकिन वक्फ बोर्ड भी अगर आपके खिलाफ चला जाता है तो वैसी स्थिति में आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल एक में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि उस राज्य में सरकार किसकी है।
बहुत रोचक 2 घटनाएं हैं वक्फ बोर्ड के कारनामे आपको हम बताएंगे कि सरकार का कितना अंतर पड़ जाता है। उस राज्य में सरकार किसकी है, ट्रिब्यूनल इस पर ट्रिब्यूनल में फैसला आपके पक्ष में जाएगा कि वक्फ बोर्ड के पक्ष में जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि सरकार किसकी है, क्योंकि वहां की सरकार ही किन अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, सारे मुसलमान ही होंगे या हिंदू भी होंगे, ये वहां उस समय की सरकार तय करेगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसमें एक हिंदू होना ही चाहिए, सारे मुसलमान भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि 1-2 मुसलमान की भी नियुक्ति, मुसलमान अधिकारी हिंदू 1-2 हिंदू अधिकारियों की भी नियुक्ति वहां पर हो जाए। अब वक्फ एक्ट सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को, वक्फ एक्ट सेक्शन 85 ये कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी फाइनली ट्रिब्यूनल जो डिसीजन देगा, मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड आपके खिलाफ जाता है, तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल जाइएगा, और ट्रिब्यूनल भी आपके खिलाफ चला गया तो आप किसी भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, और वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित हो जाएगी। अब वक्फ बोर्ड में कौन कौन से लोग हैं, तो इसमें एक वकील, एक विधायक, एक सांसद, एक टाउन प्लानर, एक आईएएस, एक मुस्लिम स्कॉलर और एक मुत्तवली। एक मुत्तवली एक पोस्ट होता है। मुत्तवली वह पोस्ट है कि मान लीजिए कि अगर वक्फ बोर्ड में जितना धर्मार्थ हेतु जो भी है संपत्ति जा रहा है वो, और वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका लेखा जोखा देख रेख करने की जिस पर जिम्मेदारी होती है उसको मुत्तवली कहते हैं, ठीक है। और एक सर्वेयर होते हैं। ये सभी के सभी मुसलमान होंगे, ये कंडीशन है, ये सारे के सारे मुसलमान हैं। अब न्यास परिषद है हिंदुओं के लिए, धार्मिक न्यास परिषद। धार्मिक न्यास परिषद में हिंदुओं के साथ मुसलमान भी हो सकते हैं। जितने भी हिंदू मंदिर हैं, उस मंदिर के आसपास जितनी दुकानें हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पर मुसलमान भी अपनी दुकान खोल सकते हैं, वहाँ मुसलमान व्यवसाय कर सकते हैं, वहाँ मुसलमान पूजा का सामान बेच सकते हैं, फल फूल इत्यादि बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले जितने भी संपत्तियां हैं, या जितने मस्जिद हैं, या जितने इमारतें हैं, वहाँ पर हिंदू जा ही नहीं सकते, न वहाँ कोई व्यवसाय करेंगे, न वहाँ कोई दुकान खोलेंगे। अब ये किस तरह की तुष्टीकरण है, आप समझिए। ये मामला छोटा मोटा नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। वक्फ बोर्ड का जो 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने संशोधन करके जो पावर दिया, उस पावर में यहां तक कह दिया गया कि आपको अपील ही नहीं कर सकते, और वक्फ बोर्ड जिस जमीन को चिन्हित कर देगा वो उसका हुआ। अब चलिए आते हैं इसके ऊपर, इसके कारनामे क्या क्या रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान कुछ चीजें अभी विवाद में चल रही हैं, सबको सूचना है, सब लोग आप अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, या यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे न्यूज देखते होंगे, तो 2-4 मुद्दे ऐसे हैं, सुने होंगे आप, कि रेलवे के जमीन पर मजार बना दिया गया, रेलवे के जमीन पर मजार बना दिया गया, या किसी हाईवे पर मजार बना दिया गया, कहीं रोड के किनारे मजार बना दिया गया। ऐसे बहुत सारे मजार हैं, और इन मजारों को तोड़ा नहीं गया है। अब क्यों नहीं तोड़ा गया है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उन मजारों को वक्फ बोर्ड के अंतर्गत कर दिया गया, और वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये संपत्ति हमारी है, तो वही उसकी संपत्ति है। अब रेलवे को लड़ना है, या किसी हाईवे जो प्राधिकरण है उसको अगर लड़ाई लड़नी है, कानूनी लड़ाई लड़नी है, तो उसको वक्फ बोर्ड में अपनी संपत्ति होने का दावा करना पड़ेगा, कागज जमा करना पड़ेगा, या ट्रिब्यूनल में जाकर के अपील करना पड़ेगा। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आप समझिए
कि आज के दौर में वक्फ बोर्ड का कारनामा क्या क्या हो रहा है। ये जबरन उगाही और धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा रैकेट वक्फ बोर्ड बन चुका है, बहुत बड़ा। जैसे मैं बताता हूं, वक्फ बोर्ड का सर्वेयर, वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं सारे मुस्लिम हैं। मान लीजिए कि झारखंड में वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी बैठे हैं, वो झारखंड के आदिवासियों के इलाके में गए और उन्होंने उनके जमीनों पर घेराबंदी कर दिया, दावा ठोक दिया कि ये सारा का सारा वक्फ की संपत्ति है। अब वक्फ बोर्ड का कानून कहता है कि जब एक बार वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया तो अब मालिकाना हक के लिए उन आदिवासियों को वक्फ बोर्ड के पास अपने कागजात लेकर के जाने होंगे। अब आप सोचिए कि कितने आदिवासियों के पास पुराने कागजात हैं। वो तो सदियों से, हजारों सालों से उस जमीन पर रहते आ रहे हैं, उनके पूर्वज रहते आ रहे हैं। वो कैसे साबित करेंगे कि नहीं ये जमीन हमारी है? वो वक्फ बोर्ड में भी हारेंगे, वो ट्रिब्यूनल में भी हारेंगे। खेला क्या हो रहा है? खेला ये हो रहा है कि उन आदिवासियों को मजबूर करके वक्फ बोर्ड लास्ट में कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारा जमीन तुम्हें सौंप देंगे, या तो तुम जमीन लो, जमीन छोड़ो, और नहीं तो अपना संस्कार, धर्म, कल्चर जो है उसको छोड़ दो। अगर इस्लाम स्वीकार कर लोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारी जमीन को छोड़ देंगे। इस दबाव में कई आदिवासियों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया है। ये वक्फ बोर्ड का नंगा नाच है इस देश में। और उसके पावर को 1954 में जो बना, 1995 में उसके शक्तियों को बढ़ाया गया और 2013 में उसकी शक्तियों को असीमित कर दिया गया। बिल्कुल लिखा हुआ है अनलिमिटेड, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। अब एक आंकड़ा आपको मैं दे रहा हूं कि 2009 में वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन थी वो 4 लाख एकड़ में फैली हुई थी। 4 लाख एकड़ में उसकी जमीन फैली हुई थी। 2021-22 के अनुसार एक वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है जो समय समय पर हर साल अपना रिपोर्ट जारी करता है कि हमारे पास कितनी संपत्ति आई है। तो 2009 में 4 लाख एकड़ में इसकी संपत्ति फैली हुई थी। 2020-21 में ये संपत्ति 4 लाख से बढ़कर के 8,54,509 हो गई। 4 लाख से बढ़कर 4 लाख एकड़ में फैली हुई थी 2009 में संपत्तियां, और वो लगभग 4-4.5 लाख के आसपास संपत्तियां थी संख्या में, जो अब कुल संपत्तियां 2021-22 में 8,54,509 हो चुकी हैं, यानी जस्ट डबल। और जो 2009 में 4 लाख एकड़ में फैली हुई संपत्तियां थीं, वो आज के दौर में 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई हैं। 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है जो उसने जवाब दिया सरकार को। अब है कि इसमें ये तो आप कारनामा देख लिए वक्फ का, बहुत रोचक कारनामा है इसका। अब एक 2 एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा। तमिलनाडु जिला में, अब ये हाल की तात्कालिक घटना है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। अभी तात्कालिक घटना है तमिलनाडु जिले की। तमिलनाडु जिला का एक तमिलनाडु राज्य की घटना है। तमिलनाडु राज्य में उसका एक जिला है त्रिची जिला है, और त्रिची का एक गांव है तिरुचेंथुरई एक गांव है। उस गांव में 95% हिंदू रहते हैं और लगभग 20 मुस्लिम परिवार हैं। अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उस गांव के सभी हिंदुओं को वक्फ बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहां के
लोकल 20 मुस्लिम परिवारों की शिकायत पर वक्फ बोर्ड वहां जाता है, उसका सर्वेयर जाता है और वहां के हिंदुओं के सभी जमीनों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देता है। यहां तक कि उस गांव में 1500 साल पुराना, यानी 1400 साल पहले इस्लाम आया था, उससे भी 1500 साल पुराना एक मंदिर है, उस मंदिर को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी जाती है। यह तात्कालिक वक्फ का कारनामा है, अभी हाल की घटना है। कहां अपील कीजिएगा? सुप्रीम लोकल अदालत आपकी बात को सुनेगा नहीं, थाना प्रशासन पुलिस सुनेगा नहीं, हाई कोर्ट सुनेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में जो असीमित पावर वक्फ बोर्ड को दे दिया है, उस पावर के तहत भारत का कोई भी न्यायालय इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं करेगा। अगर आपको साबित करना है कि मंदिर 1500 साल पुराना है तो आप उसका कागज लेकर के वक्फ बोर्ड जाइए या वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाइए, इसके अलावा आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। अगर आपको साबित करना है कि जो आपकी पुश्तैनी ज़मीनें हैं वो आपकी हैं तो आपको वक्फ बोर्ड में अपील करना होगा। और ये निर्भर करता है वक्फ बोर्ड के ऊपर कि वो आपके ऊपर दया करता है कि नहीं। मतलब कि आप दया, उसके दया पर आप निर्भर हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। अब इसमें एक घटना, ये भी तात्कालिक घटना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 दिन की पहले की घटना है। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि इस देश के दुर्भाग्य पर मुस्कुरा रहा हूं कि कैसे कैसे कानून है इस देश में। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह से कानून बना दिए गए हैं बड़ी बेशर्मी के साथ, और आप और हम किस तरह से खतरे में हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2014 से लेकर के 2024 से 23 है, अब तक मोदी सरकार है, जिसको माना जाता है कि इस तरह के कानूनों को रद्द करने में वो माहिर है। धारा 370 हटा सकती थी, तो क्या वक्फ बोर्ड का कानून नहीं निरस्त कर सकती है? क्यों खामोश है सरकार? अभी सरकार की मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जो कि वक्फ बोर्ड की पदेन अध्यक्ष हैं, वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस सरकार में वक्फ बोर्ड की कार्रवाई जो क्रियाकलाप है उस पर थोड़ा कंट्रोल रहेगा, लेकिन समस्या का समाधान तो नहीं ना होगा। ये कानून है ही क्यों वक्फ बोर्ड का? जो मुसलमान अपना संपत्ति छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, वो वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकती है? भारत का ताजमहल वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकता है? जब भारत के बड़े बड़े मंदिर सार्वजनिक हो सकते हैं, सरकार का नियंत्रण उस पर हो सकता है, तो इन पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है? कई तरह के सवाल हैं जो सोचना है आपको भी और हमको भी। अभी 2 दिन की जो ताज़ा घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में आपको मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के प्रबंध, जो उसका ट्रस्ट है, मैनेजिंग कमेटी जो है, मैनेजिंग ट्रस्ट, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था। जानते हैं क्यों? मथुरा के बांके बिहारी मंदिर को वक्फ की संपत्ति घोषित किया जा चुका है। अब वो मथुरा का बांके बिहारी मंदिर कितने हजार साल पुराना है, इसके लिए हाई कोर्ट के जजों ने, जो बेंच सुनवाई कर रहा था, उन्होंने कहा कि इसमें तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये वक्फ का मामला है, लेकिन हम सिर्फ ये देखना चाहेंगे कि कितने साल पुराना है। तो उन्होंने वहां के तहसीलदार को, मथुरा का जो लोकल तहसीलदार है वहां, उसे तलब किया गया है कि ये मथुरा का बांके बिहारी मंदिर वक्फ की संपत्ति घोषित कैसे हुई और तुमने इसका रसीद कैसे काटा? तो तहसीलदार को बुलाया गया है। इसको घोषित, ये 2004 में मथुरा के बांके बिहार मंदिर को 2004 में ही रजिस्टर में चढ़ा दिया गया था, और उस समय सरकार किसकी थी? मुलायम सिंह की सरकार थी। और उनके समय में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर, जो विश्व का
सबसे बेहतरीन मंदिर है, खूबसूरत मंदिर है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है बांके बिहारी मंदिर। ये सामान्य सी कोई बात नहीं है, कोई छोटा मोटा मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अटैक नहीं किया है। बांके बिहारी मंदिर को अपने कब्जे में अपना ये कर दिया है। ये मेरे जमीन पर बना है और मेरी संपत्ति है। जहां तक आज के डिस्कशन में आपको जानकारी वक्फ बोर्ड के बारे में मिल चुकी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस समस्या को लेकर के हम सभी भारतीयों को, सभी लोगों को जागरूक होना होगा, इस पर चर्चा करनी होगी। आप चर्चा तो कीजिए, घर में चर्चा कीजिए, जहां जाइए वहां चर्चा कीजिए, क्योंकि यह कानून आने वाले समय में बहुत बड़ा हमारे साथ ये कानून धोखा करेगा और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप ही के जमीन को दावा करेगा। अब आपको मैं बता रहा हूं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात हो रही है। कब्रिस्तान का घेराबंदी भी इसी के अंतर्गत है। सरकारें बेबस हैं इस कानून के चलते। बिहार में नीतीश कुमार ने कब्रिस्तान की घेराबंदी में कई सौ करोड़ रुपया फूंक दिया। क्यों? क्योंकि विवाद हो रहा था। कब्रिस्तान की जो भी उसका लैंडमार्क है, उसको वक्फ बोर्ड ने क्या किया कि उसका लंबा चौड़ा करने के लिए 10-20 फीट 50 फीट आगे बढ़ गया। कुछ उत्तर बढ़ा, कुछ दक्षिण बढ़ा, कुछ पूरब बढ़ा, कुछ रोड साइड में बढ़ा। दूसरे के जमीन को हथियाना शुरू कर दिया और वहां से विवाद शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड का सर्वेयर जो कह देगा वही मानना होगा। सर्वेयर कह देगा कि अमुक आदमी का जमीन उसका नहीं है, ये कब्रिस्तान का जमीन है, ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आएगा, तो उसको मानना होगा। आप लड़ते लड़ते मर जाइएगा, कहां फैसला होगा? आप लड़िएगा भी तो वक्फ बोर्ड में लड़िएगा, आप लड़िएगा भी तो वक्फ ट्रिब्यूनल में लड़िएगा, कहां जाइएगा आप? इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज की परिचर्चा इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।